गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संजय कुमार, एक्सटेंशन लेक्चरर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, बारडा, चरखी दादरी, हरियाणा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। भाई, प्राचीन काल से ही मानव के मन में ब्रह्मांड अथवा अंतरिक्ष संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा रही है। पहले नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं तथा धूमकेतु इत्यादि को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता था, परंतु आज जो है रिमोट सेंसिंग विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी तकनीकी उपकरण विकसित हो गई है जिनके द्वारा जो वेवलेंथ के माध्यम से अंतरिक्ष को देखा जा सकता है। वायुयान तथा मानव द्वारा विकसित उपग्रहों रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आधुनिक विकसित उपकरणों को वायुयान तथा उपकरणों में रखकर सुदूर से प्रतिबिंबों को लिया जाता है तथा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। वर्तमान समय में सुदूर संवेदन एक शक्तिशाली विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसका व्यवहारिक उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है। जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये क्या है कि भाई सूर्य की जो ऊर्जा तरंगें हैं धरातल पर लगातार गिरती हैं। जैसे धरातल पर जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं, जैसे जिसमें है फॉरेस्ट है, वाटर है, ग्रास है, बेर सोइल है और पेव्ड रोड्स हैं और बिल्डअप एरिया है, इन पर जो सूर्य किरणें जब टकराती हैं तो ये परावर्तित होकर जो सेंसर हैं, इस पे जो सैटेलाइट के जो सेंसर है वो इसको परावर्तित ऊर्जा को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद ये धरातल पर स्टेशनों पर भेज देते हैं, वहाँ पर इनका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें रिमोट सेंसिंग में भी वही दिखाया गया है। भाई सैटेलाइट ड्रोन्स हैं, ये अपनी अपनी प्रोसेस दिखा रहे हैं, भाई इमेजरी है और ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको वो धरातल स्टेशनों पर भेज रहे हैं, वो दिखाया गया है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग। भाई जो सुदूर संवेदन का जो अर्थ है, किसी दूर स्थित घटना है, वस्तु है अथवा धरातल के बारे में सूचनाओं अथवा आंकड़ों को प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में वस्तु को स्पर्श किए बिना दूर से उनके बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के विज्ञान को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी के किसी स्थान, वस्तु अथवा घटना के संबंध में दूर अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों या वायुयानों पर लगे सेंसरों द्वारा ग्रहण किए गए धरातलीय परावर्तित प्रकाश के आवेगों को अंकित करता है। रिमोट सेंसिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1960 में मिशिगन विश्वविद्यालय के एवलिन प्रूट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भाई डेफिनेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो नंबर 1 पर है। लिंटज एवं सिमोनेट के अनुसार भाई बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। सेकंड है जॉर्ज जोसेफ के अनुसार, जिन वस्तुओं का अध्ययन करना है उन वस्तुओं के संपर्क में आए बिना दूर से ही माप लेकर निष्कर्ष प्राप्त करने के विज्ञान को सुदूर संवेदन कहते हैं। तीसरी है कोलवेल के अनुसार, विस्तृत अर्थों में सुदूर संवेदन शब्द का अर्थ किसी निश्चित दूरी से टो लेना या सर्वेक्षण करना है। नेक्स्ट है सुदूर संवेदन के आधारभूत, फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। सुदूर संवेदक दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है प्राकृतिक सुदूर संवेदक, नेचुरल रिमोट सेंसर्स। हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, त्वचा है, बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हमें देखने, सुनने, सूंघने में, महसूस करने में सहायता कर अनेक प्रकार की जानकारी देते हैं। ये हमारे शरीर में प्रदत्त दूर संवेदन के प्राकृतिक उपकरण हैं। सेकंड है कृत्रिम सुदूर संवेदक, आर्टिफिशियल रिमोट सेंसर्स। कृत्रिम सुदूर संवेदक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है रेडियोमीटर, यह विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के सीमित खंड को मापता है। सेकंड है ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। थर्ड है मैग्नोमीटर, यह पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। नंबर 4 पर है ग्रेविमीटर, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तन को मापता है। सभी प्राकृतिक तथा मानवीय निर्मित पदार्थ ऊर्जा का परावर्तन, अवशोषण तथा विकिरण करते हैं। अब 2 सेंसर दिखाए गए हैं, वो है एक पैसिव सेंसर और एक है एक्टिव सेंसर। पैसिव सेंसर क्या है, जो सूर्य की जो ऊर्जा तरंगे हैं वो धरातल पर लगातार गिरती हैं और धरातल पर ये ऑब्जेक्ट्सों से टकराने के बाद जो ये ऊर्जा परावर्तित होती है, इनको सेंसर रिकॉर्डिंग
कर रहे हैं। सेकंड में क्या दिखाया गया है, एक्टिव सेंसर में क्या होता है भाई, इसमें अपना खुद के माइक्रोवेव रेज होती हैं जो धरातल के ऑब्जेक्ट को टकराकर उसके पास वापस आ जाती है और उनको रिकॉर्डिंग कर रहा है। रिकॉर्डिंग करने के बाद ये धरातल पर अपनी रिकॉर्डिंग को स्टेशनों पर भेज देते हैं, वहाँ पर इनका अध्ययन किया जाता है और जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। एक्टिव सेंसर का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो रडार है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। सुदूर संवेदन के द्वारा आंकड़ों एवं सूचनाओं को निम्नलिखित अंतर संबंधी चरणों अथवा अवस्थाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नंबर 1 है ऊर्जा का स्रोत। सुदूर संवेद की पहली अनिवार्यता ऊर्जा के स्रोत का होना है जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्रदीप्त कर सके। दूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा के दो स्रोत हो सकते हैं जो निम्नलिखित। नंबर 1 है प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा। प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रसारित सौरिक विकिरण तथा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित तापीय विकिरण के रूप में होती है। सेकंड है कृत्रिम अथवा मानवकृत विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा जो फ्लेस्कन अथवा रडार को किसी बाह्य अथवा प्राकृतिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यह अपनी ही ऊर्जा अर्थात कृत्रिम ऊर्जा पर निर्भर करता है। रडार जो है मुख्यतः माइक्रोवेव कटिबंध में सक्रिय होता है। माइक्रोवेव तरंगें रडार को धुंध और बादलों में भी काम करने की क्षमता प्रदान करती है। अपनी ऊर्जा पर चलने के कारण रडार दिन रात कभी भी काम कर सकता है। नेक्स्ट जो आप ये दो चित्र देख रहे हैं, पहला चित्र क्या है, रिमोट सेंसिंग यूजिंग पैसिव सेंसर सिस्टम। पैसिव सेंसर में क्या है कि भाई जो सूर्य की जो ऊर्जा तरंगे हैं धरातल पर जो ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं उन धरातल पर उन ऑब्जेक्टों से टकरा कर सूर्य की टकराने के बाद जो परावर्तित ऊर्जा है वो सेंसर परावर्तित ऊर्जा को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको धरातल पर जो स्टेशन है उनको भेज रहे हैं। दूसरा जो चित्र दिखाया है वो रिमोट सेंसिंग यूजिंग एक्टिव सेंसर सिस्टम का दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि भाई ये सूर्य की ऊर्जा तरंगों पर निर्भर नहीं होता बल्कि इसकी माइक्रोवेव रेज स्वयं की होती हैं और ये धरातल पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे टकराने के बाद इसी के पास वापस आ जाते हैं और इनको रिकॉर्डिंग करने के बाद ये धरातल पर स्टेशन पर भेज रहे हैं। इसका जो अच्छा उदाहरण है वो है रडार। रडार जो है वो माइक्रोवेव तरंगों को जमीन को फेंकता है और दो चीज़ें नोट करता है। नंबर 1 है स्पंद जो किसी वस्तु तक कितनी देर में गया और फिर वापस आया। सेकंड है वस्तु से प्राप्त होने वाली प्रतिध्वनि की शक्ति और उसका उद्गम। नंबर 2 पॉइंट है स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण। सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। इस ऊर्जा संचरण को विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहा जाता है। ऊर्जा तरंगों की लंबाई तरंग दैर्घ्य आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। दो निकटवर्ती तरंग सुरंगों अथवा तरंग गर्तों के बीच की जो लंबाई को तरंग की लंबाई अथवा तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। किसी स्थान से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को उनकी आवृत्ति कहते हैं। कम लंबाई वाली तरंग की आवृत्ति अधिक और अधिक लंबाई वाली तरंग की आवृत्ति कम होती है। नंबर 3 पॉइंट है पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाएं इंटर एक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब भूतल पर उपस्थित वस्तुओं के संपर्क में आती हैं तो वस्तुएं उस ऊर्जा का अवशोषण ट्रांसमिशन परावर्तन व उत्सर्जन करती है। भूतल की सभी वस्तुएं संरचना स्वरूप आकार व अन्य गुणों में अलग अलग होती हैं, अतः इन वस्तुओं द्वारा ऊर्जा ग्रहण व उत्सर्जन में एक जैसा नहीं होता। इसके विपरीत एक ही वस्तु की दृश्य खंड के अंदर और बाहर रिफ्लेक्टेंस जो है रिकॉर्ड करने पर वह वस्तु भिन्न दिखाई देती है। नेक्स्ट जो चित्र आप ये देख रहे हैं वो वेवलेंथ का है, उसकी डिस्टेंस दिखाई गई है। आगे है भाई स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ अर्थ फीचर्स। इसमें क्या दिखाया गया है भाई, एक तरफ तो इसमें वेवलेंथ दिखाई गई है नैनोमीटर में, 1% जो है रिफ्लेक्टेंस दिखाया है लोग स्केल में, जिसको आप ये देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। नंबर 4 पर है वायुमंडल से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का प्रवर्धन। भाई वायुमंडलीय माध्यम है जिससे होकर संकेत गुजरता है। वायुमंडल विद्युत चुम्बकीय विकिरण को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। नंबर 1 है स्कैटरिंग। भाई प्रवेशी विद्युत चुम्बकीय विकिरण तथा परावर्तित विद्युत चुम्बकीय विकिरण में बिखराव वायुमंडल में विद्यमान धूल है, गैस व धुएं के कणों की वजह से होता है। स्कैटरिंग जो है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है ऊपरी वायुमंडल में संकेतों का गैस कणों के संपर्क से होने वाले परिकरण रेले परिकरण कहलाता है। यह तब होता है जब गैस के कण का व्यास विद्युत तरंग से छोटा होता है। सेकंड है निचले वायुमंडल में होने वाला परिकरण माइस्केटर कहलाता है जो ऊर्जा तरंगे
के धूल व धूल के कणों से टकराने से होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरे प्रकार का जो प्रकरण तब होता है जब संपर्क में आने वाले कणों का व्यास ऊर्जा तरंगों से कई गुना बड़ा होता है। इस तरह के प्रकरण का श्रेष्ठ उदाहरण वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जिनका व्यास जो है 50 माइक्रोमीटर होता है से होने वाला प्रकरण जब वे दृश्य वर्णक्रम में विकिरण व्यास जो है 0.5 माइक्रोमीटर से टकराते हैं। आगे है अवशोषण। भाई वायुमंडल में उपस्थित ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प विशिष्ट तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषण करते हैं। अगला चित्र जो दिया गया है इसमें बताया गया है भाई इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइप्स ऑफ सेलेक्टिव स्केटरिंग। नंबर 1 पे है रिले स्केटरिंग, सेकंड है माइस स्केटरिंग। स्केटरिंग दिखाई गई है भाई, जो स्केटरिंग है जो है वायुमंडल में धूल है, गैस है और अन्य कण है, उनसे टकराने के बाद स्केटरिंग होती है। बाद में इसको सेंसर सेंस करते हैं, ये दिखलाया गया है जो चित्र में आप इसको देख रहे हैं। नंबर 5 पर पॉइंट पर है संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिशोषण। ऊर्जा अभिलेखित करने वाले संवेदक 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे उपग्रहों में लगाए गए हैं जिनका कक्षीय प्रकीर्णन सूर्य तुल्यकालिक है। इसके अतिरिक्त कुछ उपग्रह भूस्थितिक होते हैं जो मौसम संबंधी आकलन में संचार के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। सुदूर संवेदन उपग्रहों में ऐसे संवेदक लगाए गए हैं जो भूपृष्ठीय वस्तुओं द्वारा परावर्तित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 6 पर है ऊर्जा प्राप्त का फोटोग्राफ आंकिक आंकड़ों के रूप में अभिसरण। संवेदक एकत्रित ऊर्जा को विद्युत क्रियाएं द्वारा आंकिक संख्याओं को बिंब में बदल देते हैं। यह आंकिक संख्याएं पंक्ति स्तंभ में क्रम अनुसार व्यवस्थित होते हैं। इन संख्याओं को आंकड़ों से निर्मित प्रतिबिंबों में परिवर्तित किया जा सकता है। पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले उपग्रहों में लगे जो सेंसर एकत्रित किए गए प्रतिबिंब आंकड़ों का संचरण विद्युतीय विधि द्वारा संसार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए धरातलीय केंद्रों को प्रेषित करते हैं। ऐसा ही सूचना प्राप्ति केंद्र हमारे देश में हैदराबाद के निकट सादनगर में विद्यमान है। नंबर 7 पर पॉइंट है आंकड़ा उत्पाद से विषय अनुसार सूचना सामग्री को निकालना। धरातल पर स्थित सूचना प्राप्ति केंद्रों में संग्रहित बिंबों को प्राप्त करने के बाद आंकड़े एकत्रीकरण के दौरान हुई त्रुटियों को दूर करने की कार्रवाई की जाती है। त्रुटियों को दूर करने के बाद शुद्ध आंकिक आंकड़ों का बिंब प्रक्रमण तकनीक की सहायता से तथा बिंब का चाक्षुष विधि से विश्लेषण किया जाता है। व्याख्या के बाद अलग अलग विषय के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। नंबर 8 पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसरण। भाई सूचनाओं एवं आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उनके अलग अलग विषय मानचित्र बनाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त सूचनाओं का मात्रात्मक मापन कर आंकड़ों की सारणियां भी बनाई जाती हैं। अब जो ये आप चित्र देख रहे हैं जो आप इसमें दिखाया गया है कि भाई इंपॉर्टेंट जो स्टेज है रिमोट सेंसिंग की वो दिखाई गई है। भाई सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो सूर्य की जो ऊर्जा तरंगे हैं वो धरातल पर लगातार गिरती हैं और धरातल पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनसे टकराने के बाद सूर्य की किरणें जब रिफ्लेक्टेड होती हैं तो जो सेंसर हैं उन रिफ्लेक्टेड जो ऊर्जा तरंगों को रिकॉर्ड करते रहते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उनको ग्राउंड पर जो स्टेशन है अपनी सूचनाओं को भेजते रहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि उसके बाद ग्राउंड पे इनको जो है इस डेटा को जो डिजिटल या था हार्ड कॉपी इमेज में बदला जाता है। फिर बाद में उन डेटाओं को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद इनका अच्छी तरह इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार ये जो है धरातल के ऑब्जेक्टों की इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर बाद में जो इन जानकारी को जिसको भी आवश्यकता होती है वो यहाँ से ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार भाई ये प्रोसेस दिखाई गई है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा और हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।